नीरजा जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाने में लगी हुई थी। आज उसे अपनी सहेली के घर उसके गृह प्रवेश के कार्यक्रम में जाना था। नीरजा ने रसोई का काम खत्म किया, अपने माथे का पसीना पोंछते हुए गहरी सांस ली। वो बहुत थक गई थी। नीरजा अपने ससुर की नियमित दवाइयों और खान पान का विशेष ध्यान रखती थी। पिछले महीने जब उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तब नीरजा ने दिन रात एक करके उनकी सेवा की थी। खुद रात भर जाकर दवा और गर्म पानी देती रही, अस्पताल भी वही ले जाती रही। तब सविता जी ने केवल इतना कहा था, अरे ये तो बहू का फर्ज है। नीरजा उस समय चुप रह गई थी। आज रसोई में काम भी ज्यादा था, उसका कहीं जाने का मन नहीं था। फिर भी जाना तो था ही। उसने दामिनी से आने का वादा जो कर लिया था, लेकिन अभी तो उसे अपनी सास से इजाजत लेना थी और उनके सवाल जवाब को भी झेलना था। यही सोचती हुई नीरजा अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास सविता जी बिस्तर पर लेटी अपने मोबाइल पर अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल टीडी कहानी वॉइस की कहानी सुन रही थी। उन्होंने नीरजा को देखकर भी अनदेखा कर दिया। नीरजा ने उनकी ये बात नोटिस की, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो वो उनके पास जाकर बोली, माँ जी, मैंने घर और रसोई का सभी काम खत्म कर लिया है, खाना भी डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। नीरजा ने धीरे से कहा, तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? सविता जी ने उनसे घूरते हुए पूछा। माँ जी, मैंने कल आपको बताया तो था, मुझे अपनी सहेली दामिनी के घर उसके गृह प्रवेश में जाना है। अब मैं दामिनी के घर जा रही हूँ। बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो आप उन्हें खाना खिला दीजिएगा। नीरजा ने अपनी सास से कहा, बहू, मेरी कमर में दर्द है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है, इसलिए मैं बच्चों को खाना नहीं दे पाऊंगी। मैंने कल तुमसे कहा भी था कि तुम अपनी सहेली को मना कर दो, पर तुम्हें तो घूमने का बहाना चाहिए। जब तुम वहां जाओगी तो शाम होने के पहले तो आओगी नहीं। शाम की चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। अब मुझसे घर का काम नहीं होता। तुम्हारी घर गृहस्थी है, तुम संभालो। मुझसे कोई उम्मीद ना करो। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। अगर तुम्हारा जाना इतना ही जरूरी है तो बच्चों के आने के बाद जाना और रात का खाना बनाने के पहले लौट आना। सविता जी ने गुस्से में तमक कर कहा। अपनी सास की बात सुनकर नीरजा हैरान खड़ी रह गई। उसकी शादी को 10 साल हो गए थे। आज तक नीरजा अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती आ रही थी, कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। उसके मायके में भी कोई नहीं रह गया था। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। शादी के कुछ सालों बाद ही उसके पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और माँ भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो बीमार रहने लगी। फिर एक दिन उनका भी हार्ट अटैक से निधन हो गया। तब से वो इसी घर को अपना मायका, अपना घर समझकर रह रही थी और पूरी तरह से इसी घर परिवार के लिए समर्पित होकर जीवन जी रही थी। उसके पति क्लर्क की नौकरी करते हैं। उनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। ससुर को जो पेंशन मिलती है वो सास ससुर की दवाइयों और उनकी अपनी जरूरतों पर खर्च हो जाती है। आर्थिक तंगी होने के कारण नीरजा ने कोई काम वाली बाई भी नहीं रखी थी। उसे लगता था अपना घर है, वो घर का काम करके कुछ पैसे तो बचा ही लेगी। बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए उसने नौकरी करना भी ठीक नहीं समझा। नीरजा ने अपनी सभी ख्वाहिशों को अपने मन में ही दफन कर दिया था, ये सोचकर कि जब बच्चे कुछ बड़े हो जाएंगे तो वो भी नौकरी करके घर की आर्थिक स्थिति में सहायता करेगी और अपनी इच्छाओं को भी पूरा करेगी। नीरजा ने आज तक कभी भी अपनी सास से एक कप चाय की भी उम्मीद नहीं की थी। वो हंसी खुशी घर का सब काम खुद ही करती थी, पर उसकी सास सविता जी को हमेशा नीरजा से शिकायत ही रहती थी। नीरजा के ससुर ने अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश भी की थी। उन्होंने अपनी पत्नी सविता से कहा था, सविता, बहू पर घर के काम का बोझ बहुत है, तुम रसोई के काम में उसकी मदद कर दिया करो। अपने पति की बात सुनकर सविता जी ने गुस्से में तमक कर कहा, मैंने बहुत काम किया है, अब मैं घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। बहू आ गई है, अब वो घर की जिम्मेदारी संभाले। अपनी पत्नी की बात सुनकर नीरजा के ससुर चुप हो गए। वो जानते थे अगर उन्होंने ज्यादा कुछ कहा तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगी।
तब उन्होंने नीरजा को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने नीरजा से कहा, बहू तुम अपनी खुशियों और शौकों के बारे में भी सोचा करो। जब तक तुम खुद अपने विषय में नहीं सोचोगी, दूसरा कभी भी तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा। बच्चे को भी माँ तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोकर दूध मांगता है। अपने ससुर की बात सुनकर नीरजा हंसकर नजरअंदाज कर जाती, कहती कुछ नहीं। आज पहली बार नीरजा ने थोड़ा समय अपनी खुशी के लिए मांगा था। शादी के बाद तो नीरजा ने अपनी सहेलियों से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था। उसे घर की जिम्मेदारियों से समय ही नहीं मिलता था, इसलिए वो कहीं आती जाती नहीं थी। अभी 2 महीने पहले एक दिन उसकी सहेली दामिनी उसे बाजार में मिल गई थी। नीरजा भी घर का सामान लेने बाजार गई हुई थी। वहीं दोनों सहेलियों की मुलाकात हो गई। तब दामिनी ने उसे बताया था कि वो भी अब इसी शहर में रहेगी। वो इसी शहर में अपना मकान बनवा रही है। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे का फोन नंबर लिया और उसके बाद दोनों की फोन पर बातचीत होने लगी। दामिनी और नीरजा की मुलाकात के बाद जब दोनों ने पार्क में बैठकर एक दूसरे की जिंदगी की बातें साझा की, तो नीरजा अचानक रो पड़ी थी। उसने दामिनी से कहा, मैं कभी अपने लिए नहीं जी पाई, जैसे कोई मशीन हूँ जो बस चलती जा रही है। दामिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, नीरजा, खुद को खो दोगी तो किसी के भी काम नहीं आ सकोगी। कल दामिनी ने उसे फोन करके बताया था, नीरजा, मेरे घर पर गृह प्रवेश की पूजा है, तुम अपने परिवार के साथ जरूर आना। मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तब नीरजा ने कहा था, बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, पतिदेव ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, वो आ ही नहीं पाएगी। तब दामिनी ने जोर देकर कहा था कि उसे आना ही पड़ेगा। दामिनी के बहुत आग्रह करने पर उसने दामिनी से वादा किया, वो अकेली थोड़ी देर के लिए पूजा में जरूर आएगी। लेकिन अपनी सासू माँ की बात सुनकर आज नीरजा का मन बहुत दुखी हो उठा था। उसने कभी भी अपनी खुशियों की परवाह नहीं की थी। वो अपने से पहले दूसरों के लिए सोचती थी, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब उसने अपने मन में ठान लिया कि वो अपने लिए भी सोचेगी। नीरजा अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि यदि वो खुद के लिए नहीं खड़ी होगी तो उसकी पहचान, उसका अस्तित्व कहीं खो जाएगा। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो हफ्ते में एक दिन सिर्फ अपने लिए रखेगी, चाहे वो किताब पढ़े, सहेलियों से मिले या मंदिर में ध्यान करे। ये निर्णय उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसके ससुर सही कहते हैं, जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद को महत्व नहीं देंगे, तो दूसरा हमारी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाएगा। आज नीरजा को भी सबक मिल गया कि घर परिवार की खुशियों के साथ साथ अपनी खुशियों के लिए भी सोचना हमारा कर्तव्य है। ये विचार मन में आते ही नीरजा ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए अपनी सास से कहा, ठीक है माँ जी, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो मैं बच्चों को लेकर वहां चली जाऊंगी। एक बात और बताना है, मैं आज रात दामिनी के घर पर ही रहूंगी। कल रविवार है, बच्चों की छुट्टी भी है। मैं कल शाम तक वापस आऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो बहू? तुम रात को अपनी सहेली के घर पर रुकोगी? सविता ने नीरजा को घूरते हुए कहा। हाँ माँ जी, नीरजा ने कहा और वहां से जाने लगी। बहू, तो रात का खाना कौन बनाएगा? सविता ने गुस्से में पूछा। वो मैं नहीं जानती, आप चाहें तो खुद बना लें या बाहर से मंगवा लीजिएगा, नीरजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बहू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? सविता जी गुस्से में बोली। माँ जी, मेरा दिमाग पहले खराब था, अब ठीक हो गया है। आज से पहले मैं आपकी खुशियों के विषय में ज्यादा सोचती थी, अब मैं अपनी खुशियों के बारे में सोचूंगी। आज के बाद सप्ताह में एक दिन मैं खुद को दूंगी, अपने शौक पूरे करूंगी, बाहर घूमने जाऊंगी, अपनी सहेलियों से मिलूंगी। मैं भी इंसान हूँ, कोई कठपुतली नहीं। मैं दामिनी के घर जाने की तैयारी करने जा रही हूँ। बच्चों के आते ही उन्हें लेकर चली जाऊंगी। अब मैं आज शाम को नहीं, कल शाम को वापस आऊंगी। इतना कहकर नीरजा अपनी सास को गहरी नजरों से देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे पर उसके ससुर खड़े खड़े सब सुन रहे थे। नीरजा ने देखा, उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान थी, जैसे वो कह रहे हो, ये काम तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था।
नीरजा की सास सविता जी अपनी बहू की बात सुनकर अचंभित रह गईं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी सविता जी के पति ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ उनसे कहा, आज बहू ने सही निर्णय लिया है। जब घी सीधी अंगुली से ना निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। आज बहू ने वही किया। ये काम उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पति की बात सुनकर सविता जी के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। उन्होंने अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए गुस्से में कहा, आप मुझे सुना रहे हैं? आपने देखा बहू ने किस लहजे में मुझसे बात की? क्या उसे ऐसा कहना चाहिए था? मुझे लगता है अब बहू के भी पर निकल आए हैं। मैं भी उसकी सास हूँ, उसके परों को काट कर रहूंगी। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये सपना धरा का धरा रह जाए। उनके पति ने उन्हें घूरते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं है। सविता जी ने चिढ़कर पूछा, भाग्यवान, कहीं तुम्हारे तानाशाही रवैये से तंग आकर बहू अपने पति और बच्चों के साथ इस घर को छोड़कर उड़ ना जाए तो तुम क्या करोगी? नीरजा के ससुर ने अपनी पत्नी को देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वो पत्नी के लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। सविता जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, ये तुम कह रही हो? मुझे लगता है तुम अपना समय भूल गई हो। जब तुम्हारी जिद के आगे मुझे भी अपनी माँ को छोड़ना पड़ा था। तुमने भी तो मेरी माँ की तानाशाही से तंग आकर मुझे अलग रहने के लिए मजबूर किया था। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने तुम्हारा साथ क्यों दिया था। उस समय गलत तुम नहीं, मेरी माँ थी। लेकिन आज तुम गलत हो, मेरी बहू नहीं। तुम अपनी बहू के साथ वही कर रही हो जो मेरी माँ ने तुम्हारे साथ किया था। वही गलती आज तुम दोहरा रही हो, जो ठीक नहीं है। तुम्हारे कारण बहू बेटे ने घर छोड़ा तो मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। तब तुम अकेले इस घर में अपनी तानाशाही चलाती रहना। सविता जी के पति ने कठोर शब्दों में कहा। अपने पति की बात सुनकर सविता जी घबरा गईं। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं वो गलती कभी नहीं करूंगी। मैं अपने अहंकार में रिश्तों के महत्व को भूल गई थी। मैंने कभी बहू को बेटी समझा ही नहीं। अब मैं उसे बेटी की तरह प्यार करूंगी। अपने बच्चों से अलग नहीं रह पाऊंगी। अब मैं अपने आप को बदल लूंगी। घर के कामों में भी बहू का हाथ बटाऊंगी, जिससे उस पर काम का ज्यादा बोझ ना पड़े। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं अपने रिश्तों को सहेज कर रखूंगी। मैं वही गलती दोहरा रही थी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। मैं अपने अहंकार में रिश्तों की अहमियत भूल गई। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। सविता, तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम रिश्ते की अहमियत को समझ गई। इसकी मुझे खुशी है। पर माफी तुम मुझसे नहीं, बहू से मांगो, जिसके साथ तुमने गलत किया है। सविता जी के पति ने कठोर लहजे में कहा। अपने पति की बात सुनकर सविता जी उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। सविता जी को बाहर जाता देख उनके पति ने आश्चर्य से पूछा, अब तुम कहाँ चल दी? मैं बहू के पास जा रही हूँ, अपनी गलती सुधारने। सविता जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपने अहंकार में रिश्तों के महत्व को भूल गई थी। सविता जी पहले अपने कमरे में गई। अकेले कमरे में बैठी रही। उन्होंने अपने पुराने एल्बम निकाले। एक फोटो में वो अपनी सास के साथ खड़ी थी, चेहरे पर वही दुखी मुस्कान। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी सास के तानों से तंग आकर रो रो कर दिन बिताए थे। फिर अचानक आईना सामने पड़ा और उन्हें लगा जैसे खुद की सास का चेहरा उनमें झलक रहा हो। फिर सविता जी ने नीरजा के कमरे में जाकर उससे कहा, बहू, मैं भूल गई थी कि मैं भी एक बहू रही हूँ। शायद समय ने मेरे अंदर का इंसान छीन लिया था, लेकिन तुमने आज जो किया वो मुझे झकझोर गया। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। आज से हम दोनों मिलकर घर को चलाएंगे, एक माँ बेटी की तरह। नीरजा की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन अब वो दर्द के नहीं, संतोष के आंसू थे। उसने सास को गले लगाते हुए कहा, माँ जी, मुझे बस यही चाहिए था, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी मोहब्बत।
सविता जी ने उससे कहा, बेटा अब देर मत कर, जल्दी तैयार होकर बच्चों को लेकर दामिनी के घर खुशी खुशी जा। घर की चिंता छोड़ दे, मैं खुद ही खाना बना लूंगी। नीरजा तैयार होकर मुस्कुराते हुए अपने बच्चों के साथ दामिनी के घर के लिए निकल गई। सविता जी ने पहली बार उसे जाते हुए दुआओं भरी नजरों से देखा। नीरजा के ससुर अपनी कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, अब ये घर वास्तव में घर बन गया है। दोस्तों, एक महिला के आत्मसम्मान और अपनी खुशियों के लिए उठाया गया पहला कदम न केवल उसकी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि पूरे परिवार को एक नई दिशा दे सकता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।